मोबाइल स्टैंड टाइम कम रहता है, चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, तो ऐसे चलता है। क्लीन ऑन ना कर दो, क्लीन ऑन। सो फाइनली जिस चीज़ का हमें बेसब्री से इंतज़ार था, आप सब लोग कह रहे थे कि हमारे करण अर्जुन कब आएंगे, करण अर्जुन कब आएंगे, तो करण अर्जुन आर हियर। न्यूटन साहब आ चुके हैं। द मिथ, द लेजेंड, द एनिग्मा, द पर्सनालिटी, जो फिजिक्स जिन्होंने डिजाइन किया है, डिवाइस किया है, जिनके कारण हम ये सारी चीजें, सारी यूनिवर्स को देख रहे हैं। न्यूटन्स लॉज आर फाइनली हियर, जिन पे माना जाता है कि फिजिक्स सारी बेस्ड है। बेस्ड तो क्या ही है, इन्होंने डिस्कवरी करी थी। लॉज ऑफ नेचर तो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, बट ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली ऑन ए लार्ज स्केल ही प्रपोज्ड कि सारी यूनिवर्स जो है एक लॉज के कारण, कुछ लॉज के कारण जो है चलती है, कुछ फोर्सेस के कारण चलती है। तो न्यूटन साहब ने कुछ 3 लॉ बताए थे, जिन पे सारी की सारी हमारी यूनिवर्स जो है बेस्ड है। पहला क्या होता है? द फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहा जाता है इसमें? रोमांटिसाइज्ड वे में कि a body at rest remains at rest until unless it is acted by a force, है ना? A body at rest remains at rest, लिख लो, and a body in motion remains in motion। जब ये आए थे तब क्या कि पोएट्री बहुत ज्यादा क्रेज में थी ब्रिटेन में, सारी चीजें जो है पोएटिक मिलेगी इनके टाइम। बॉडी इन मोशन remains in motion until and unless it is acted by a force, until unless it is acted by a force। लॉ ऑफ इनर्शिया को ऑल्सो इसको ये भी माना जाता है, इट इज वन ऑफ ए डेफिनेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन भी ये देता है कि किस फ्रेम को इनर्शियल माना जा सकता है। इनर्शियल फ्रेम मतलब नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। कोई भी चीज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है वो इनर्शियल फ्रेम मानी जा सकती है। मान लो आपने गाड़ी ड्राइव कर रहे हो एंड इट इज गोइंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, तो वो इनर्शियल फ्रेम है। आपने एक्सेलरेटर पे जैसे ही पैर रखा, अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। ऐसा होता है ना कि भाई एकदम से गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते ही सामने कोई आ गया, सामने मानो कोई ब्लॉकेज आ गया, एकदम से पप्पा ने जो है ब्रेक मारा, आपका जो है सिर जाके विंड शील्ड में लग गया। होता है, हमारी बॉडी आगे फॉरवर्ड मूव कर जाती है क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में जब वो एक्सेलरेटेड है हमारी कार, हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाते हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है सूडो फोर्स। आपने जो फ्रेम, अच्छा पापा ने कहा बड़ा फिजिक्स पढ़ाया तूने, तो ये मेरे को बता, जब मैंने ब्रेक मारा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ कार में बैठे थे आप, कार के साथ ही मूव कर रहे थे, तो रिलेटिव वेलोसिटी आपकी और कार की दोनों वेलोसिटी सेम थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 थी। ब्रेक मारा, कार तो रुक गई, व्हाई यू गो फॉरवर्ड, आप फॉरवर्ड कैसे मूव करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे? कार के पे फोर्स लगा गया और हमारे पास ऊपर कोई फोर्स नहीं है। हाँ, बचपन में जो पढ़ते थे हम 10th क्लास में, 9th क्लास में, कैसे एक्सप्लेन करते थे बच्चों को कि बिकॉज ऑफ द फर्स्ट लॉ the car stopped but your body is still moving because of inertia, you keep moving in the same direction, that is why your body moves forward and push on the windshield, that is बचपन की स्टोरी थी। जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम 11th 12th में पहुंच जाते हैं, तो होता है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स जो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक सब्स्टिट्यूट होता है, कंपनसेशन होता है रियल फोर्सेस के लिए, कि अगर कार का एक्सेलरेशन a है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार है, कार का एक्सेलरेशन a, इसका मतलब आपके ऊपर लगने वाला फोर्स होगा आपका मास, योर मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन a, ma लगेगा किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। जिधर कार का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके ऊपर सूडो फोर्स लग रहा है। फॉर एग्जांपल, अब इसके अपोजिट सिनेरियो लेते हैं। बड़ा लंबा हाईवे एक्सप्रेसवे है, मान लो दिल्ली मथुरा एक्सप्रेसवे है,
और आपने देखा रोड खाली है, सनी डे है, तो क्या करें, आप एक्सेलरेटर दबाओगे। पड़ोस में आप बैठे हो, मान लो कि बड़े भैया कार चला रहे हैं, कोई जवान दिखता है कि भाई अपन तो कतई एकदम हैवी ड्राइवर बनेंगे, एक्सेलरेटर खींच दिया 40 किलोमीटर पर आवर से, ही वांट्स टू कम टू 100 किलोमीटर पर आवर विद इन 1 और 2 मिनट्स, तो पूरा एक्सेलरेटर उन्होंने दबा दिया। आपके साथ में क्या होगा, सिकुड़ के सीट में अंदर घुस जाओगे, यू विल फील ए फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, होगा ना। फीलिंग क्या होगी, फीलिंग ये है कि मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, पर क्या पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, नहीं, वो सीट जो है वो आपको आगे की तरफ पुश कर रही है ना। तो ये जो डायलेमा है कि फोर्स किस तरफ लग रही है, इसी को कहते हैं सूडो फोर्स। एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो यू विल फील ए फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, उसी को बोलते हैं सूडो फोर्स। अगर डिसेलरेशन होगा, ब्रेक लगाओगे, तो एक्सेलरेशन गाड़ी का ऐसे आएगा, आप पे लगने वाली फोर्स का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। और कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में, टू एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉज, नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स लगती है जो आपको पुश फॉरवर्ड करती है। वाह, एआई इसको पता चल गया कि मैं यही सब कर रहा हूँ, पहले से ही दे दिया मेरे को। इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, मतलब क्योंकि बेसिकली टाइम बहुत हो जाता है जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, तो वो सीधा यही पूछते हैं कि अभी बताओ इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम की बातें करते हैं, सूडो फोर्स क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि बहुत कम एक्सप्लोर्ड चीजें हैं ये। ज्यादातर आपके 9, 10 या पिछली क्लासों में 1D मोशन की इक्वेशन करवा देते हैं, या न्यूटन्स का सेकंड लॉ ज्यादा करवाते हैं, थर्ड लॉ कम एक्सप्लोर्ड है, जबकि थर्ड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट लॉ की तो बात ही बहुत कम होती है। इसीलिए इंटरव्यूअर को पता होता है जीडी, जब आप ग्रुप डिस्कशंस में बैठते हो, तो ये सारी जो चीजें हैं थ्योरेटिकल चीजें हैं, लेकिन इनका ज्यादा यूज होता है। तो यू शुड नो सूडो फोर्स क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। ऐसे ही एक सूडो फोर्स हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन को, जो एक्सप्लोर करेंगे इन डिटेल। तो ये थी पहले लॉ ऑफ मोशन की बात, ठीक है, डेफिनेशन है और उसका यूजेस है बहुत सारी चीजों में। सेकंड लॉ, दूसरा लॉ क्या है, पहला लॉ है इनर्शिया, पहला इनर्शिया बताता है, दूसरा लॉ जो है वो है फोर्स। अरे बस हो गया इनर्शिया। सेकंड इज फोर्स and acceleration। फोर्स एंड एक्सेलरेशन, या आप ये कह सकते हो या आप कह सकते हो मोमेंटम। यहाँ पे हमको मोमेंटम एक टर्म देखने को मिलता है। इवन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी मोमेंटम डाल देते हैं कि उसका मोमेंटम ओवर द टाइम कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मेन जो एप्लीकेशन आता है मोमेंटम को सेकंड लॉ से पता चलता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन रहता है एक्शन रिएक्शन पेयर्स, इसको रोमांटिसाइज्ड वे में, पोएटिक वे में एक्शन रिएक्शन पेयर्स कहते हैं। सेकंड है जिसमें फोर्स आती है। फोर्स इज a physical quantity जो रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल
for change. किसी भी बॉडी के मोशन की स्टेट चेंज करने में फोर्स का योगदान रहता है। इनिशियल मतलब छोटी क्लासेस में, एलिमेंट्री क्लासेस में पुश और पुल कहा जाता है कि एनी टाइप ऑफ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ क्या हो जाती है कि उस समय ग्रेविटेशन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करी जाती है। पुश और पुल से हम नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में समझते हैं, यू आर टचिंग समथिंग, यू आर पुलिंग इट, तो फोर्स लगा रहे हैं, आप पुश कर रहे हो उसको तो आप फोर्स लगा रहे हो। बट ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स में तो कोई टच कांटेक्ट होता नहीं है, तो वहां थोड़ी सी वो डेफिनेशन जो है लैग कर जाती है। इसीलिए थोड़ी हायर क्लास की डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है, करती है जरूरी नहीं है, कर सकती है, वो जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, फोर्स तो लग रही होती है, नीचे फ्रिक्शन हो रहा होता है, मान लो मैं इसको टेबल को खिसकाने की कोशिश कर रहा हूँ, फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ, फ्रिक्शन है तो ये मूव नहीं कर रही है, ठीक है। इसका मतलब है अगर फ्रिक्शन नहीं होता उस केस में ये वाली फोर्स इसको मूव करवा सकती थी, ठीक है। तो वैसी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं फोर्स। फोर्सेस कितनी तरह की होती है, कौन कौन सी फोर्सेस जो है आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। तो टाइप ऑफ फोर्सेस, सबसे कॉमन फोर्स होती है कौन सी, ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, दो मैसिव ऑब्जेक्ट होंगे, रिलेटिविटी की बात अभी नहीं कर रहे हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स में चल रहे हैं, सिंपल पार्टिकल मासेस कंसीडर करेंगे, टाइम स्पेस कर्व की बात नहीं करेंगे। तो दो मासेस के बीच में फोर्स जो होगी उसको ग्रेविटेशन बोलते हैं। ये अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर ही मिली है, कभी भी रिपल्सिव नहीं मिली है, ये है अट्रैक्टिव। लेकिन थ्योरी है, थ्योरी बनाई गई है कि जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है रिपल्सिव अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसमें भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव जो है पोल मिल जाते हैं आपको। वैसे ही कहीं ना कहीं दुनिया में, इस यूनिवर्स में कुछ ना कुछ ऐसे ग्रेविटोन पार्टिकल होंगे जिनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगी, तो दैट इज प्योरली थ्योरी। उसके बेसिस पे एंटी मैटर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। आजकल नाम नया है एंटी मैटर, तो कहीं भी आप देखो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे एंटी मैटर फाउंड, ये वो डालते हैं फालतू, किसी को नहीं मिला है अभी तक, क्योंकि सुदूर अंतरिक्ष पे तो कौन ही गया है। अट्रैक्टिव इन नेचर होती है ग्रेविटेशन। कैसे दी जाती है इसको, जो कहते हैं कि ये वाली जो फोर्स होती है मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसी को जो है इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया जाता है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट केप्ट एट ए डिस्टेंस r। नेक्स्ट फोर्स की बात करते हैं। अगली फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। चार्ज इन एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जैसे कि मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। मास का मतलब होता है मैटर कंटेन्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है उसी को मास बोलते हैं। वैसे चार्ज जो होता है वो भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। इंट्रिंसिक का मतलब मूलभूत, कि ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में रहता है, तो वो चार्ज एक इसकी नेचर की दी हुई प्रॉपर्टी है, इस पे हम डिबेट नहीं कर सकते। इंट्रिंसिक का मतलब है वी कैन नॉट डिराइव इट, हम लोग इस पे डिबेट नहीं कर सकते, हम इसको एक्सपेरिमेंटली वैलिडेशन या वेरिफिकेशन जो है वैसी चीजें नहीं कर सकते, बस है तो है।
ठीक है। तो फिजिक्स इवन मैथ्स भी कुछ सेट ऑफ रूल्स से बने, कुछ एक्सियम्स होते हैं कि भाई 1+1 अगर ऐड करोगे 11 नहीं होगा 2 होगा, दैट इज वन ऑफ द एक्सियम बेस्ड ऑन दैट बिलीफ मैथ्स इज डिजाइंड। वैसे ही फिजिक्स या लॉज ऑफ नेचर उनका कुछ सेट ऑफ बिलीव्स है, फाउंडेशन है, फंडामेंटल है। तो ये है, इनके ऊपर ही अज्यूमिंग दिस इज ट्रू, उसके बाद में फिजिक्स पूरी डिजाइन करेगी या पूरी की पूरी साइंस डिजाइन करेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों, ठीक है। केमिस्ट्री भी अप्लाइड फिजिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये जो होती है ये दोनों तरह की होती है। इसमें क्या होता है, बोथ नेचर, लाइट चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन, ये करते हैं रिपेल, और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं इनके साथ में क्या रहता है, अट्रैक्ट ईच अदर। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर की होती है ये फोर्स। कैसे लिखते हैं इसको, ये भी इनवर्स स्क्वायर फोर्स से बड़ा मतलब हार्मोनिक एक रिलेशन है बहुत सारी फोर्स, अधिकतर फोर्सेस में नेचर में, कि दे ऑल फोर्सेस, सारे फंडामेंटल फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ ही फॉलो करती है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक देख लो, मैग्नेटिक फोर्स देख लो, वो भी फॉलो करती है μ0I/4πr², वैसा लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्स m1 m2/r² फॉलो कर रहा है। ये वाली फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका भी फोर्स का जो आता है एक्सप्रेशन वो आता है F is K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε। हाँ 1/4πε0 इसको लिखा जाता है। इसकी वैल्यू आती है लगभग 9 × 10⁹ नेक्स्ट फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिज्म अपने आप में एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है, थ्योरीज है इसके पीछे, पर कोई भी थ्योरी पूरी तरीके से इसको वैलिडेट नहीं कर पाती कि फोर्स आती कहां से एक्चुअली। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम बहुत हद तक समझ पाए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स काफी हद तक समझ पाए हैं, मैग्नेटिक फोर्स अभी भी थोड़ी सी अनएक्सप्लोर्ड है। लेकिन ऐसा कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हमें जितनी ज्यादा जानकारी होगी हम ज्यादा चीजें डिजाइन कर पाएंगे। चाइना ने अभी एक मैगलेव बना लिए, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन बना लिए, जो लाइट की स्पीड, साउंड की स्पीड से दुगनी गति से 600 km/h की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। इसका मतलब आपको देहरादून से दिल्ली जाने में अगर मैगलेव हमारे पास में आ गई, यू विल रीच देहरादून टू दिल्ली सिंगल 1 घंटे में आप यहाँ से वहां पहुंच जाएंगे। मतलब इवन प्लेन में भी आपका वेटिंग टाइम होता है 3 घंटे इंतजार करो, फिर वो फ्लाइट होगी 2-2.5 घंटे फ्लाइट को लगेंगे, कितना भी वो होगा, ऊपर होवर करेंगे, तो वो 6-7 घंटे की जगह आप 1 घंटे में जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस का भी चाइना ने काफी अच्छा यूज कर लिया है, और जर्मनी ने तो फ्यूजन रिएक्टर भी डिजाइन कर दिया है। तो काफी चीजें हैं, जितनी अनएक्सप्लोर्ड चीज रहेगी, जैसे एआई अनएक्सप्लोर्ड है, तो उसमें नए डेवलपमेंट हो रहे हैं चीजों में। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, इट इज द फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक मटेरियल्स, स्पेशल मटेरियल्स होते हैं ये मैग्नेटिक मटेरियल्स। इनमें क्या रहता है, नॉर्मल जो मटेरियल होते हैं होता सबका मैग्नेटिक मूवमेंट है, सब में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सब में ऑर्बिटल्स रहते हैं, अलग अलग शेल में वो अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल में थोड़ा स्पेशल उनका अरेंजमेंट होता है, सारे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक ही तरफ अलाइन कर जाता है, या अलाइन फ्रीली, मतलब एक जो होते हैं ऑलरेडी जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उनमें मैग्नेटिक मोमेंट अलाइंड होता है सारे पार्टिकल्स का। और जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं जैसे कि ये अपना लोहा वगैरह, तो उनमें क्या रहता है, उनमें मोमेंट थोड़ा फ्री होता है कि अगर आप उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे तो सबका मोमेंट सेम हो जाएगा, वो लोहा जो है आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बड़ा क्लोज रिलेशन है इन दोनों में, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये वाली फोर्स से ये वाली फोर्स प्रोड्यूस हो सकती है, ये वाली फोर्स से ये वाली फोर्स प्रोड्यूस हो सकती है।
क्योंकि जब आप एक कॉइल लेते हो, व्हेन यू टेक ए कॉइल, एक वायर की वाइंडिंग्स लेते हो, इसके अंदर आप एक आयरन मान लो रख दिया आपने, तो दिस, और करंट पास कर दिया आई, ठीक है, करंट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, करंट पास कर दिया, दिस आयरन विल बिहेव एज ए परमानेंट मैग्नेट, एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ क्रिएट हो जाएंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इससे भी बड़ा एडवांस यूज जो करा है नेचर ने हमको बताया, एक्चुअली ये सारी चीजें बताई हमको नेचर ने, हमको खुद नहीं पता था, नेचर ने कहा कि देखो डिजाइन मैंने करी है सारी चीजें, नेचर इज द क्रिएटर, उन्होंने मैनुअल दिया, ये मैनुअल है। लाइट जो रहती है उसमें क्या रहता है, एक तरफ रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड चलता है, ये दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता रहेगा, और उसी से लाइट की स्पीड आती है c इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन। म्यू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ वैक्यूम है, तो इनसे जो है दोनों से मिलकर ये बनता है, इसलिए ये दोनों फील्ड को कंबाइन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कई कई थ्योरीज में ये कहा जाता है कि बेसिकली ग्रेविटेशन भी जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ही है इन अदर वेज। जैसे कि ये कहा था, कहते हैं कि जब चार्ज रुका हुआ, व्हेन चार्ज इज एट स्टैंडिंग पोजीशन, रेस्ट पे हो, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि जब चार्ज रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, जब चार्ज मूविंग है तो वो मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। बट इन माय अंडरस्टैंडिंग जब चार्ज मूविंग है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एज वेल एज मैग्नेटिक दोनों फोर्सेस लगाएगा। एनसीईआरटी कुछ सेंस में कह रही होगी, इन सेंस ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट मूविंग है तो वहां केवल मैग्नेटिक फोर्स होती है, बट एनीवे विल नॉट गो अप टू दैट। बात कहने की ये है सारी फोर्सेस एक दूसरे से मिलती जुलती है, कहीं ना कहीं इनका कॉमन लिंक मिलेगा। नेक्स्ट फोर्स हमारे पास में आती है, ये सारी मैक्रोस्कोपिक फोर्स है। मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जो है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगती है। ग्रेविटेशन फोर्स मैं अगर कहूँ कि अच्छा ठीक है इसमें मास है उसमें मास है, मैं अट्रैक्ट, जादू, ऐसे जादू नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल मास है, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स को जो है एग्जिस्टेंस में देखने के लिए यू नीड ए मैसिव बॉडी, अर्थ की साइज की, सन की साइज की, मून की साइज की, इतनी मैसिव बॉडीज होगी तो ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्टेंस में आएगा। आप कहोगे ठीक है चलो ग्रेविटेशन को छोड़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेचर में क्यों नहीं देखने को मिलती हर जगह? देखो वो उसका भी यही चीज है कि अगर आप चार्जेस को अलग अलग करो, हर एक ऑब्जेक्ट जो बना है उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है। ओवरऑल जब वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट एलिमेंट, दैट ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। टू सी द चार्जेस इन इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देखने के लिए आपको चार्जेस को सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने के लिए आपको पहले से उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी या फोर्स देनी पड़ेगी। जब क्लाउड्स में लाइटनिंग होती है तो एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जो होता है, क्लाउड आपस में टकराते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स डेवलप होता है। उस फोर्स के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन वाटर ड्रॉपलेट से आयोनाइज हो जाते हैं और वो ऊपर की तरफ, क्लाउड्स के ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, अर्थ और क्लाउड्स के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप होता है। वो पोटेंशियल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। नॉर्मल सिनेरियो में एयर इज इंसुलेटर मानते हैं ना कि भाई यहाँ चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, एयर से तो झटका नहीं लगता, हमको नहीं लगता ना। लेकिन हर चीज इंसुलेटर तब तक है जब तक आपने उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे दिया। एक बार वो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई वैल्यू, थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज पहुंच गया, मतलब अराउंड 50,000 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है अर्थ और क्लाउड्स के बीच में। नॉर्मली जो आपकी वायर लाइंस होती है वो भी 20 किलोवाट वगैरह उनका जो पोटेंशियल होता है। अर्थ और क्लाउड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो लाखों की उसमें होता है, मतलब 1 लाख वोल्टेज तक पहुंच जाता है। उस केस में, उस पर्टिकुलर केस में एयर कहती है मैं नहीं सह पाऊंगी, तो टूट जाती है एयर की, अब तो मैं टूट गया। टूटने के बाद में वो लाइटनिंग, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां से कंडक्ट होते होते अर्थ तक पहुंच जाते हैं।
तो ये होता है लाइटनिंग जो नेचर में देखने को मिलता है। लार्ज फोर्सेस चाहिए होती है। अगर आप घर पे एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो घर पे देखो एक शूज लो जो थोड़ा ऐसा ही ले लेना, जो जिसमें प्लास्टिक हो, और मतलब दो तरह के प्लास्टिक, जो हार्ड और सॉफ्ट वाले, कपड़ा नहीं होना चाहिए। एक रॉड लो, मतलब अच्छी खासी जो आयरन की बनी हो, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट किया, सक्सेसफुल हो गया तो मैं बता रहा हूँ, वैसे करना नहीं, घर पे भी, घर पे मम्मी मारती है। उसको ना, रॉड को जैसे आप बैट बॉल खेलते हो, एक बार शूज रखो, ठीक है, और शूज पे ना थोड़ा सा से जोर से मारो तो लाइटनिंग दिखेगी। डे लाइट में दिखी थी हमको लाइटनिंग, और हर बार दिखी थी। अदर देन दैट, दिवाली पे लोग बाग क्या करते हैं, बच्चे करते हैं कि वो चिकने पत्थर लेते हैं कुछ व्हाइट कलर वाले, और जहाँ पे ग्राउंड क्लियर होता है वहां पे उन पत्थरों को फेंकते हैं रात के टाइम में। यू विल सी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट और किया जाता है घरों में, जहाँ पे किसी पर्सन को ऐसी प्लास्टिक चेयर पे बिठा देते हैं कि भाई पैर जमीन पे टच नहीं होने चाहिए, और उसमें चार्ज डेवलप करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ वो कपड़े से पीछे से मारना शॉक। हाँ, तो उससे क्या होता है, ओवर टाइम, मान लो आपने 20 मिनट्स उसको धीरे धीरे से किया, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको झटका लगता रहेगा, तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे प्लास्टिक चेयर के, तो बॉडी पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज डेवलप, और प्लास्टिक की चेयर पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज डेवलप। इट कैन हैपन इन अदर वे आल्सो। दिखेगा नहीं चार्ज, नजर नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा होता है, मतलब 10 टू द पावर -15 मीटर, मतलब उस पिकोमीटर में चले जाते हैं उसके डायमेंशंस इलेक्ट्रॉन्स की और एटम्स की, दिखेगा नहीं। लेकिन आपका जो बॉडी का शॉर्टेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट कहते हैं, ये जो फिंगर है, इसकी जो टिप है, ये बहुत शॉर्ट पार्ट है, तो इसको अगर आप उसकी टिप के पास में लेके जाओगे तो बिकॉज एरिया बहुत छोटा है, चार्ज ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस काफी हाई हो जाएगा। उस केस में आपको इलेक्ट्रिकल स्पार्क एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चटका भी लगेगा, और इलेक्ट्रिकल स्पार्क भी आएगा, मजा आएगा करके देखना, ठीक है। फोर्स चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करने के लिए। चौथा फोर्स हमारे पास में है, कौन सा मैग्नेटिक फोर्स का सर फार्मूला देखो। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला, मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूलाज बहुत सारे होते हैं। नॉर्मली इसको बायोट सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादातर बातें होती है ना, कि भाई म्यू नॉट आई एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, इस तरह का फॉर्मूला होता है। डायमेंशंस जोड़ोगे एल से आर कट जाएगा, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है मैग्नेटिक फोर्स, इसलिए इसका फॉर्मूला कोई एक सिंगल फॉर्मूला है नहीं इसे लिखने की। बाकी इलेक्ट्रिकल और उसमें ग्रेविटेशन में सिंगल फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के केस में बहुत सारे फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं अलग अलग सिचुएशन के बेसिस पे। चौथी फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज ए फोर्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। इसका एग्जिस्टेंस बस न्यूक्लियस के अंदर ही है, कंजर्वेटिव फोर्स है, घर से बाहर नहीं निकलती। पता कैसे चला न्यूक्लियर फोर्सेस हैं? क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं उनमें, तो है कि नहीं? कौन तो पॉजिटिव चार्ज मींस रिपल्शन होना चाहिए, बहुत हाई अमाउंट ऑफ रिपल्शन होना चाहिए प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच। एक छोटे से न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन होता है, प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज। न्यूक्लियस की साइज होती है 10 टू द पावर -15 मीटर के आसपास। इतने छोटे से एरिया में बहुत सारे प्रोटॉन, आपने मान लो कि बहुत बड़े बड़े एटम हो सकते हैं, सोडियम ले लो, रेडियम ले लो, इनमें हंड्रेड्स ऑफ प्रोटॉन एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। पॉजिटिव चार्ज रिपेल होते हैं तो आपस में टूट के भागते क्यों नहीं? वहां पता चला कि एक्चुअली वे इसलिए नहीं भागते हैं क्योंकि अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती है। वो न्यूक्लियर फोर्सेस इनको बाइंड करके रखती है, बांध के रखती है। यही न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण जो बाइंडिंग एनर्जी प्रोड्यूस होती है उनको बॉन्ड को ब्रेक करने में, वही होती है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर फोर्सेस ओनली वर्क इनसाइड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद रहते हैं। वेरी शॉर्ट रेंज,
न्यूक्लियस के बाहर वर्क नहीं करती है। However, a number of numerical scales of electronegativity of elements have been developed. Okay? हुआ क्या कि जब आगे हम चलते गए तो एक numerical और यहीं से पता चला कि न्यूट्रॉन कहीं ना कहीं जो होते हैं, क्योंकि मास अलग अलग मिले, जो मास एटॉमिक नंबर से मास नंबर डिफरेंट है ना, और ये बनाते समय आपकी पता चला न्यूट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस एनर्जी की हेल्प करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी को फील करने का एक एग्जांपल है एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं कि जैसे आपने सेलो टेप ली, सेलो टेप को ऐसे दूर दूर रखोगे ऐसे दीवार से, कुछ नहीं होगा, चिपका दो, चिपका दिया ना, तो बहुत शॉर्ट रेंज पे काफी हाई फोर्स लगाती है सेलो टेप। या फिर फेविकोल ले लो, फेविकोल को ऐसे रखोगे कुछ नहीं होगा, दो ऑब्जेक्ट को चिपका के उनके बीच में फेविकोल लगा दोगे तो उस शॉर्ट रेंज में फेविकोल बहुत हाई अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस कर देती है। इस तरह की एडहेसिव फोर्स होती है। वैसे ही न्यूक्लियर फोर्सेस होती है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे इनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, शॉर्ट डिस्टेंस में बहुत हाई इफेक्ट आएगा। ऐसा कहा जाता है ये सारे फोर्सेस हैं इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स होती है। इसके अलावा और छोटी मोटी फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती है। वो फोर्सेस एग्जिस्ट करती है क्या होता है, हम तो इन चारों के बारे में बात करेंगे हमारे थ्रू आउट द स्टडी ऑफ फिजिक्स। फिर भी कॉमन नॉलेज के लिए, कॉमन सेंस के लिए अदर फोर्सेस जो होती है जैसे कि एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव एंड कोहेसिव। एडहेसिव फोर्सेस क्या होती है, बिटवीन molecules of different substances cohesive forces molecules of same nature or same substance। जैसे कि आपने H बॉन्ड वगैरह पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जो कि होता है वाटर और वाटर के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है, वैसे ही एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होती है। वंडर वॉल्स रेडियस जब तक नहीं रीच होती तब तक वो अट्रैक्टिव इन नेचर रहती है, जैसे ही वंडर वॉल्स रेडियस क्रॉस होती है वो रिपल्सिव इन नेचर हो जाती है। तो वैसी फोर्सेस जो होती है वो कोहेसिव इन नेचर होती है, सेम पार्टिकल्स के बीच में होती है। एडहेसिव फोर्सेस जो होती है वो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में होती है। जैसे आपने पानी के अंदर मान लो नमक मिला दिया, तो नमक के पार्टिकल के बीच में, सोडियम के बीच में और पानी के बीच में जो फोर्स डेवलप होगी वो होगी एडहेसिव इन नेचर। ठीक है, अगर आपने पानी के ऊपर ऑयल डाल दिया तो अब उनमें क्या होगा, क्योंकि उनमें रिपल्सिव फोर्सेस अट्रैक्टिव नहीं है तो पानी में ऑयल मिक्स नहीं होगा, ऊपर तैरने लग जाएगा। तो ये कुछ फोर्सेस होती है नेचर में। इसके अलावा फ्रिक्शन इज, वो फ्रिक्शन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, मतलब वो हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर केमिकल फोर्स जो भी है, वहां से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। बाकी फोर्सेस जो डिराइव्ड फोर्सेस हैं, इन्हीं सारी पांचों फोर्सेस से मिला है। आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं और ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर इसका फॉर्मुलेशन, कुछ क्वेश्चंस, सेकंड लॉ अच्छे से पढ़ेंगे, थर्ड लॉ